नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की दुकान में आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, और ऐसे में एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए और मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लग गई और 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही बाद में भारी संख्या में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाया गया, लेकिन 6 लोगों की मौत से पूरा फिरोजाबाद दहल गया है, क्योंकि 6 लोग जिनमें कि 4 बच्चे शामिल थे। मरने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में ये भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 6 लोग जिंदा जल गए। इसमें ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त की तस्वीरें देखिए। धू धू करके दुकान जलती हुई दिखाई दे रही है और इसी दुकान में रह रहे 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग झुलसे हैं और मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। वहां पर चीख पुकार मच गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 6 लोगों की इस हादसे में जलने से मौत हो गई है। 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिरोजाबाद की यह घटना है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की दुकान में, और देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। और इसमें उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो झुलस गए हैं बुरी तरीके से, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गुजरात में रोड शो होने वाला है। फिर से नडियाद रेलवे स्टेशन से शुरू होगा ये रोड शो। शाम 4 बजे रोड शो करेंगे जेपी नड्डा और रात 9 बजे डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। 5 पेटल होटल, चाणक्यपुरी ब्रिज, अहमदाबाद में संवाद कार्यक्रम रखा गया है जेपी नड्डा का। लगातार जेपी नड्डा गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ की आम जनता के बीच वो जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें इस बार विधानसभा चुनावों में। तो 4 रोड शो जेपी नड्डा का। 9 बजे डॉक्टरों से भी वो बातचीत करेंगे और साथ ही बीजेपी के लिए वोटों की अपील जेपी नड्डा करेंगे। एक बार फिर से जेपी नड्डा रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। कल भी उन्होंने रोड शो किया था, आज फिर से रोड शो करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके बाद डॉक्टरों से सीधा संवाद करेंगे। शाम 4 बजे रोड शो की शुरुआत होगी और रात के 9 बजे डॉक्टरों से भी संवाद करेंगे। तो लगातार बीजेपी अध्यक्ष भी गुजरात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने मोर्चा संभाला, फिर गुजरात आए और गुजरात में लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अतर एमसीडी के लिए भी वक्त निकाला, एमसीडी के लिए रोड शो किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। यहां पर पार्षदों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अब एक बार फिर से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष और एक के बाद एक उनके चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं। आज भी उनके चुनावी कार्यक्रम तय है। रोड शो करेंगे और उसके बाद डॉक्टरों से सीधा संवाद करेंगे। और अब बात होगी गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात में चुनावी सभा है। सुबह 11:30 बजे संतरामपुर में शाह का संबोधन है। शाम 6:30 बजे गांधीनगर के मनसा में हुंकार भरेंगे अमित शाह और 1 दिसंबर को पहले चरण के चुनाव है। पहले चरण में कच्छ, मोरबी, राजकोट, जामनगर सीट पर मतदान होना है। तो गुजरात के चुनावी रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के धुरंधरों की फौज उतरी हुई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सबने मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सूबे में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह गुजरात में आज फिर हुंकार भरेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के महिसागर के संतरामपुर और गांधी नहर के मनसा में हुंकार भरेंगे। संतरामपुर में सुबह 11:30 बजे शाह का संबोधन होगा, तो वहीं शाम 6:30 बजे वो मनसा में चुनावी सभा करेंगे। शाह की इन जनसभाओं के लिए पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। तो अमित शाह भी आज गुजरात में ही रहेंगे। एक तरफ जेपी नड्डा की सभाएं होंगी, तो दूसरी तरफ अमित शाह भी आज अलग अलग जगहों पर, जहां पहले चरण में मतदान होना है, उन जगहों पर अमित शाह की जनसभाएं होंगी और यहां से हुंकार भरेंगे अमित शाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। आशा कर्मियों, महिला पहलवानों से आज मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खिलाड़ियों और छात्राओं से भी संवाद का कार्यक्रम तय किया गया है। तो आज द्रौपदी मुर्मू का दूसरा दिन है हरियाणा दौरे का। आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर है द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के, और यहाँ पर खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगी द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं लड़कियां, वो देखा जाए अगर तो हरियाणा से निकलकर आती हैं, जो विश्व भर में भारत को रिप्रेजेंट की हैं आज तक। लेकिन उन छात्राओं से भी मुलाकात करने के लिए वो पहुंचेंगी। महिला पहलवानों के अलावा आशा कर्मियों से भी द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात होगी। तो हरियाणा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खिलाड़ियों और छात्राओं से संवाद भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा दिन है आज हरियाणा में, और दूसरे दिन आशा कर्मियों, महिला पहलवानों से भी वो बातचीत करेंगी। और अब क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा मैच खेला जाना है। वनडे मुकाबला होगा ये। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत के लिए करो या मरो वाला ये मैच है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड। सीरीज ड्रॉ कराने के लिए भारत के लिए जीत बेहद जरूरी है। क्राइस्टचर्च में हो रहे मैच में बारिश की आशंका है। बारिश के कारण दूसरा मुकाबला रद्द हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। क्राइस्टचर्च में हैगले ओवल में खेला जा रहा ये मैच भारत के लिए बेहद अहम है। टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि वो सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है, और अगर भारत को सीरीज ड्रॉ करानी है तो उसे ये मुकाबला किसी भी हाल में जीतना होगा। तो भारत एक बार फिर से जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, लेकिन एक बार फिर से बारिश खलल न डाल दे मैच में, इसकी आशंका बनी हुई है। भारत को यह मैच जीतना ही होगा अगर उसे ये सीरीज ड्रॉ करानी है तो। 1-0 से भारत पिछड़ा हुआ है और आज सीरीज का आखिरी वनडे मैच है। दूसरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। पहले मैच में भारत को हार मिली थी, और एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी चुनी है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी की बैठक लेने जयपुर आए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को साथ लेकर यह दिखाने का प्रयास किया कि पार्टी एकजुट है। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते समय वेणुगोपाल ने एकजुटता दिखाने के लिए गहलोत और पायलट के हाथ भी उठाए। इस दौरान तीनों नेताओं के चेहरे पर किसी तरह का तनाव भी नजर नहीं आया। इससे माना जा रहा है कि फिलहाल के लिए सीएम पद को लेकर मचा घमासान थम गया है। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जिस रूप में यात्रा को लेकर चल पड़े हैं, इससे पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है। आने वाले दिनों में यात्रा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन देश के अंदर जो माहौल बना है वो माहौल देश में जो चुनौती, तनाव और हिंसा का माहौल है, इसे लेकर जो मुद्दा राहुल गांधी ने पकड़ा है उसे पूरे देश ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में पायलट के खिलाफ कई गंभीर बातें कही थी। गहलोत ने कहा कि पायलट ने गद्दारी की है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। उन्हें तो 10 विधायकों तक का समर्थन नहीं है, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो सचिन पायलट ने कुछ आरोप लगाए थे
और इसके साथ ही अशोक गहलोत के भी बयान इसमें सामने आए थे, लेकिन वेणुगोपाल जब यहां पर पहुंचे तो दोनों एक साथ नजर आए। जैसा मैंने कहा आपको, यात्रा का मैसेज बहुत शानदार है। पूरे मुल्क में यात्रा एक माह से जा रही है और संदेश पूरे देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में, हर घर में है। क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का, जो आवाम के दिल के अंदर है। महंगाई की मार हो कमर तोड़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, और जो प्यार मोहब्बत भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे आज पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने, भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि राहुल जी जिस रूप में कार्रवाई लेके चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेट मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है, लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे। और चलिए यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हेलो इंडिया देख रहे हैं आप। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन पुलिया ध्वस्त हो गई है। सिमारी इलाके में एक नदी पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पुल पूरा बनने से पहले ही गिर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत की वजह से पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये पुल धराशायी हो गया। गनीमत तो ये रही है कि इस पुल के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निर्माणाधीन पुल के गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसकी गुणवत्ता पर, इसके सामग्री पर, कि इतने घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, कि अभी तक इसका पूरे तरीके से निर्माण भी नहीं हुआ और ये पुल गिर गया है। तो सिमारी इलाके में पुलिया ध्वस्त की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है यहाँ के ठेकेदार का, और जो जिम्मेदारी ले रहा है इस पुल का, अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अभी जांच जारी है। तो उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुल का एक बड़ा हिस्सा जो निर्माणाधीन है वो धराशायी हो गया है। तो दो तरह की दिक्कतें हो सकती है। एक तो मटेरियल, जो खराब मटेरियल है, जिसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है, उस पर आरोप लग रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस पुल को बनाने के लिए जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें क्या गड़बड़ी है, डिजाइनिंग में क्या कोई गड़बड़ी रह गई है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी 9 दिसंबर को अपना 5वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर जेजेपी भिवानी में बड़ी रैली करेगी, जिसे लेकर जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दावे पर खुली चुनौती दी।
दिग्विजय ने दावा किया है कि हरियाणा में जिला परिषद, पंचायत समिति के पार्षद और सरपंच सबसे ज्यादा जेजेपी के बने हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा को शक हो तो वो एक सम्मेलन कर कांग्रेस और जेजेपी के समर्थित पार्षदों और सरपंचों को एक साथ बुलाकर देख लें कि किसके ज्यादा है। इससे साफ हो गया है कि वहीं एमएसपी के गारंटी कानून को लेकर किसानों के आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में एमएसपी और मंडी पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ये मांग पंजाब और यूपी समेत दूसरे देशों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ पर पहला हक हरियाणा का है। हरियाणा चंडीगढ़ की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। इधर हरियाणा के सिरसा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव जीतने के बाद बप्पा गांव में एक शख्स हर्ष फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। लाइसेंसी हथियार से फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और ये देखिए आप कैसे ये व्यक्ति खुलेआम फायरिंग कर रहा है। हर्ष फायरिंग करना कानूनी तौर पर अब जुर्म है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता था, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं कि मनाही के बावजूद भी क्यों ये सिलसिला अभी भी जारी है हर्ष फायरिंग का। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। ये मामला आया है, इस संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई है। हमने इसमें केस रजिस्टर कर लिया है, उसके अगेंस्ट किया है, उसको काबू कर लिया, उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे। असला है उसका वो बरामद कर लिया है। ये जब वो इलेक्शन जीत के गए हैं तो वो खुशियां मना रहे थे। हमारी नॉलेज में तो ये आज कंप्लेंट आई है तभी आया है। बाकी उसके संदर्भ में जाँच की जा रही है कि ये कब की फायरिंग की हुई है। महोबा में रबी की फसल को लेकर किसानों को हो रही खाद बीज की समस्या और अधिकारियों की मनमानी से नाराज बुंदेलखंड किसान यूनियन ने सड़क पदयात्रा निकाली है। इसके साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीएम, एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के साथ गद्दारी करने पर चैम्बर में बंद करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान बुंदेलखंड किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि महोबा का भ्रष्ट जिला प्रशासन किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बीमा कंपनियों से सांठगांठ कर हजारों करोड़ रुपए वसूल कर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रदर्शन की तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। करना पड़ा आज आपको? मजबूरी हमारी ये है कि पूर्व में जो समझौते हुए थे उन्हें लागू कराने के लिए हम आज सड़कों पे हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं 9, 14, 21 जो अधिकारियों टाइम स्केल थे वो सहमति हुई थी, उसके बाद वो मुकर गए, वो लागू नहीं कर रहे। और मेन मुद्दा और है, पुरानी पेंशन बहाल करो। तीसरा ये है कि समदा श्रमिक आज 8-9 हज़ार में काम कर रहा है। सारी जनता जानती है कि यही आज लाइनें चला रहे हैं। उनके बारे में कोई ये सोचने वाला नहीं कि 8,000 महीने में 3,000 का वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खर्च कर देता है। सही बात। उसके घर में जाते जाते 5,000 रुपये बचते हैं और 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति ये है कि आज उसके बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे, स्वास्थ्य के लिए बीमार हो रहे, सड़कों में पड़े हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। भाई डॉक्टर देख लेगा लेकिन दवाई तो फ्री मिलेगी नहीं। तो इस हालात में मजबूर कर रही है सरकार कि हम लोग सड़कों में आए। हम कल भी देश हित में थे, विभाग हित में थे, हम राजस्व बढ़ा रहे थे। आपने देखे होंगे रात में 8 बजे तक काउंटर खुले, राजस्व हानि ना हो। अधिकारी बैठे हैं 12 बजे रात तक। जो आदेश हुआ है वो माना गया है। हमारे आदेश आपके मान रहे, आप जो समझौते कर रहे हैं वो लागू क्यों नहीं कर रहे? हमारी सरकार से मांग है और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी हम अपना अनशन जारी रखेंगे और जो भी दिशा निर्देश केंद्र से प्राप्त होंगे उसका पालन करेंगे।
सर आप लोग यहाँ आए थे और क्या क्या प्रदर्शन किया आपने? आज हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है। जो ऊर्जा प्रबंधन स्वेच्छाचारिता के साथ काम कर रहा है, मनमानी ढंग से काम कर रहा है, उसके विरोध में हमने कार्य बहिष्कार किया है। कहाँ से कहाँ तक पदयात्रा निकाली है? हमने कीरत सागर से यहाँ तक पदयात्रा निकाली है, मसाल जुलूस जी। हम लोगों की 15 सूत्रीय मांगे हैं जो विगत में पहले समझौते हो चुके हैं प्रबंधन के साथ में, वही हमारी मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।